हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि स्थिर विद्युत के बारे में। स्थिर विद्युत क्या होता है, सबसे पहले इसको जानेंगे, इसकी थ्योरी को समझेंगे, इसके रूल को समझेंगे, इसके फॉर्मूलों को समझेंगे और देन हम लोग इस पे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके पॉलिटेक्निक में और आईआरटी के एंट्रेंस एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी से आप जानते हैं कि हर एक चीज़ अभी इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है। आपका पूरा घर जो है, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी ना रहे तो फिर बहुत वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। भाई, आपका फ्रिज नहीं चलेगा, आपका एसी नहीं चलेगा, आपका फ़ैन नहीं चलेगा, आपका जो है कोई भी मोटर नहीं चलेगी, जैसे जो होती है काम करने के लिए, पंप होती है, ठीक है, पानी खींचने के लिए, वो नहीं चलेगी। जितनी भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में काम करती हैं। तो अगर वो नहीं चलेंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही हमारे लिए मायने रखती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी तो आप समझते हैं क्या होती है। उसमें एक तरीके का करंट होता है और वोल्टेज होता है, ठीक है, जिससे हमारा बल्ब जलता है, चलता है, ठीक। अब इसके बारे में हम लोग और भी आगे बातें करते रहेंगे कि वोल्टेज क्या है, धारा क्या है, ठीक है, और इस तरीके से जो चैप्टर वाइज जो चलता रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है भी लंबा चलेगा, ठीक है, तो उसमें बातें करते रहेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे अलग है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, इसको अलग से क्यों नाम रखा गया है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत का मतलब ऐसी विद्युत जो स्थिर हो, रुकी हुई हो, एक जगह किसी ऑब्जेक्ट पर हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कोई मेटल की चीज़, क्या है मेटल की चीज़, क्या हो सकती है भाई, हमारे पास हमारा बॉटल होता है पानी पीने का, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा बॉटल है जो कि मेटल का भी बना हुआ है, ठीक है, मेटल का है, ये लोहे का हो सकता है या फिर टीने का हो सकता है, जिसका भी होगा, ठीक है। तो लोहा का यहाँ पर हमको दिख रहा है देखने से। तो यहाँ पर ये मेटल है। अब इसके ऊपर अगर किसी भी तरीके से चार्ज आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, चार्ज आ जाए। अब ये चार्ज क्या होता है और कैसे आ जाए, चलिए अब इसको अभी यहाँ पर होल्ड रखिए। यहाँ पर बात करते हैं कुछ चीज़ों की। यहाँ पर देखिए, हमने टॉपिक पहला लिखा है घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश। आवेश को इंग्लिश में हम लोग चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, या फिर कभी कभी अपने में यूज करते हैं कि आज हमारा फ़ोन चार्ज नहीं है, ठीक है सर, क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारा फ़ोन चार्ज नहीं है। सर, हमारा फोनवा चार्ज नहीं है, कैसे क्लास लें बताइए। तो चार्ज आप वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो वहाँ कहने का मतलब क्या है कि वो आवेश की बात आप करते हैं कि हमारा जो फ़ोन है, उसकी जो बैटरी है, उसमें आवेश नहीं है। क्या नहीं है, आवेश नहीं है, ठीक है, चार्ज नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो चार्ज का मतलब होता है कि वहाँ पर वो जो आपकी बैटरी है उसमें क्या किया गया है, ढेर सारा चार्ज जो है, आवेश जो है डाला गया है। जैसे कि किसके द्वारा डाला जाता है, चार्जर के द्वारा। जैसा कि अब तो फ़ोन वगैरह में बहुत सारे तरह तरह से फैसिलिटीज़ भी आ गई हैं। जब आप चार्जर लगाते हैं तो उसमें ऐसा एनिमेशन जैसा दिखता है कि ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन्स जो है जैसे उसके अंदर ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे उसका परसेंटेज बढ़ रहा है, यानी कि बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है। तो सेम वही चीज़ होती भी है। क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करते हैं, उसके अंदर चार्ज को स्टोर करते हैं। अब जैसे ही वहाँ पर चार्ज स्टोर हो जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर हम चार्जर निकाल लेते हैं, तो खूब ढेर सारा चार्ज स्टोर हो गया। अब उसके बाद उसको यूज करने लगते हैं। अब वही चार्ज जो है बार बार हमारे वॉइस के फॉर्म में भाई बजाते हैं स्पीकर में, तो आवाज़ के फॉर्म में, और जो उसकी पूरी स्क्रीन जलती है यानी कि लाइट के फॉर्म में, सब वो बाहर निकल जाता है और आपकी पूरी बैटरी जो है वो ख़त्म हो जाती है, पूरा चार्ज ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चार्ज जो है एक तरीके से और उत्पन्न किया जा सकता है, जो कि है घर्षण द्वारा। किसके द्वारा, घर्षण के द्वारा। आपने बचपन में इस चीज़ को पढ़ा होगा, समझा होगा, ठीक है। बचपन में पढ़ा क्या होगा, मतलब कि समझा होगा, बस देखा होगा, पढ़ा क्या होगा, पढ़ेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, या फिर आपने 11th 12th में इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो उसमें आपने एक खेल में एक चीज़ किया होगा कि आपने स्केल लेकर के अपने बालों पे ऐसे रब किया होगा। ऐसे आपने उसको रब किया, और रब करने के बाद आपने उसमें देखा, जैसे हम इसको रब कर रहे हैं अपने बालों पे, ठीक है, बहुत ढेर सारा रब कर रहे हैं, हमने इसको ऐसे ढेर सारा रब कर दिया, ठीक है, रब मतलब ऐसे रगड़ दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या ये वाला पेज से उठेगा कि नहीं उठेगा, ठीक है, कोशिश हम करते हैं, और बिल्कुल कुछ नहीं उठा। ओ माय गॉड, अब ये क्यों नहीं उठा, क्योंकि जितना हमने यहाँ पर रब किया वो हो सकता है इतना आवेश इस पर नहीं आ पाया हो, जिसकी वजह से वो इतने मोटे पेज को उठा पाए, ठीक है। हो सकता है कोई छोटा सा टुकड़ा रखते तो हो सकता है उठ सकता था,
ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं फिर से। आइए थोड़ा सा आपको इस चीज़ में समय लग जाएगा, लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि ना हम आप भाग रहे हैं ना आपको बहुत जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें कोई इतनी भाग दौड़ नहीं होनी चाहिए कि चलिए थोड़ा सा समय दीजिए, हम आपको यहाँ से कुछ चीज़ों को वो करके दिखाते हैं। ये हमने छोटा सा एक कागज़ का टुकड़ा तोड़ लिया, ठीक है, बस एक ही टुकड़ा तोड़ा है, ठीक है, एक टुकड़ा तोड़ा और ये बड़ी वाली स्केल ले ली है, ठीक है। अब इसको हम रब कर रहे हैं, ठीक है, सर में रब कर रहे हैं। बालों में रब करने से क्या होता है, जल्दी से इसमें आवेश आ जाता है, ठीक है। बाकी चीज़ों में अगर आप रब करेंगे तो थोड़ा वो धीरे से रब करके आता है, ठीक है। चलिए बाल हमारा पूरा गुदगुदी हो रही है, कोई बात नहीं है। चलिए ये रब हो गया काफ़ी, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया होगा, आवेश आ गया होगा, ठीक है, इसमें आवेश आ गया होगा। अब देखते हैं, आप भी देखते रहिए साथ में, ठीक है, आप भी देखते रहिए। ये जो है इसके उठाने के बिल्कुल काबिल नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हो रही हो, बाल या तो इधर छोटे हों या सही से हम रब नहीं कर पा रहे हो, और ज़्यादा रब करना पड़ेगा, तो फिर ऑयल लगा हो, क्या हो सकता है ऐसा। चलिए और कोशिश करते हैं, ठीक है, देखते हैं। आप लोग भी करते रहिए, ठीक है, साथ में आप लोग भी करते रहिए। एक तो ले लीजिए स्केल या फिर पेन ऑन, उसमें रब करते रहिए, देखते हैं क्या होता है भाई। चलिए देखते हैं इस बार, चलो हो जाओ भाई जल्दी से। ये जो है चिपक गया है क्या उठ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो कैसे ये चीज़ उठेगी आप लोग करके बताइएगा। चलिए अब हम नहीं करेंगे, अब आप लोग इसको करके बताएंगे। उठ नहीं रहा है तो फिर क्या किया जाए, पूरा बाल भी खराब हो गया मेरा। तो एक्चुअली में होता क्या है, ये अभी यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल हो नहीं पाया है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही हम इसको रब करते हैं तो इस पर जो हमारी ये स्केल है, ठीक है, जो भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके ऊपर जो है ढेर सारे आवेश चला जाता है, ढेर सारा आवेश आ जाता है, ठीक है। यानी कि उस पर चार्ज आता है ढेर सारा, पॉजिटिव या फिर निगेटिव। अब वो पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, उसके भी बात करेंगे, कब पॉजिटिव आएगा कब निगेटिव आएगा। तो अब यहाँ पर जैसे कि ढेर सारा चार्ज आ जाता है, तो अब उसके वजह से जब हम किसी चीज़ के पास में ले जाते हैं तो वो उस पर चिपकने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें एक तरीके का आवेश है। और जैसे कि मान लीजिए कि इसमें धन बना हुआ है, तो अगर कोई ऋण की चीज़ें देखेगा तो उस अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ऋण बना है तो जो धन की चीज़ें देखेगा पॉजिटिव की, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि यहाँ पर घर्षण के कारण क्या है, घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, रगड़ करके ऐसे, ठीक है, आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि एक को हम दूसरे में रगड़ दें, या फिर जैसे कि आपने देखा होगा एक चीज़ की कभी कभी किसी लोहे को रगड़ देते हैं हम किसी चुंबक के साथ में, ठीक है, किसी चुंबक के साथ में से आप ढेर सारा रगड़ दीजिए ठीक है देर तक, तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें चुंबक का गुण आ जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सब यहीं से होती हैं, ठीक है, यहाँ से होती है घर्षण की वजह से। तो यहाँ पर बताया गया कि जो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से वस्तु क्या होती है, विद्युतमय हो जाती है। और विद्युतमय क्यों होती है, क्योंकि इस पर आवेश आ जाता है, और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आवेश बनता है यह दो तरीके का होता है। आवेश जो होता है दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव यानी कि यहाँ पर धन आवेश, और निगेटिव यानी कि ऋण आवेश। अब देखिए यहाँ पर ये जो दोनों आवेश बनते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो अब इसके नीचे जितनी चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के पूरा नीचे ये लाइन सब कुछ, ये इसकी प्रॉपर्टी ही है, इसके गुण ही है, ठीक है। तो सबसे पहला गुण तो यही है कि यह दोनों एक साथ उत्पन्न होता है। मतलब कि जब हम यहाँ पर इस किसी भी चीज़ को रब कर रहे हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक साथ उत्पन्न होता है, और दोनों बराबर मात्रा में उत्पन्न होता है। यानी कि परस्पर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, इसका क्या गुण होता है। गुण की बात करें तो हमने कहा कि आवेश जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव आवेश आमने सामने आ जाएं, जैसे कि एक हमने यहाँ पर पॉजिटिव रखा और एक हमने यहाँ पर पॉजिटिव रखा, तो अगर दो हमने पॉजिटिव रख दिया तो फिर क्या होगा, फिर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि इसको एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये आकर्षित नहीं करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, या फिर हम कहें कि प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे को देखिए एरो लगाया हुआ है ना, यहाँ पर एरो का मतलब है कि ऐसे दूर एक दूसरे को यहाँ पर भगा रहे हैं। अगर माइनस माइनस दोनों है तब भी इसको दूर दूर भगाएंगे।
ठीक है। वही चीज अगर उल्टा हो जाए, एक पॉजिटिव हो जाए एक निगेटिव हो जाए, तो ये आपस में चिपकने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर माइनस हो जाए इधर पॉजिटिव हो जाए तब भी वो यहाँ पर आपस में आकर्षण करने का कोशिश करेंगे, अट्रैक्शन होगा फिर उनके बीच। और अगर सेम सेम होगा तो उनके बीच रिपल होगा, ठीक है, वो दूर भागने की कोशिश करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बस समझिएगा, एग्जाम्पल के लिए समझिएगा कि जैसे कि दो तरीके की कम्युनिटी होती है, एक बॉयज़ की एक गर्ल्स की, ठीक है। तो बॉयज़ से दूर भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है, दोस्त होते हैं, ठीक है, नॉर्मल, लेकिन किससे अट्रैक्शन में रखते हैं? लड़कियों से, गर्ल्स में अट्रैक्शन में रहते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर अगर आप चाहें तो याद करने के लिए कर सकते हैं कि अगर अलग अलग है तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है, अगर सेम सेम है तो रिपेल होगा, ठीक है। लड़की और लड़कियों की नहीं बनती है, वो वहाँ पर झगड़ा ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बनता है, ठीक है। तो इधर अट्रैक्शन होगा इधर रिपेल होगा। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, तो ये तो समझ गए होंगे, ये बहुत जल्दी समझ में आएगा, है ना। चलिए, तो इसके बाद क्या है? कूलाम का नियम आता है, ठीक है, कूलाम का नियम। और यहाँ पर हम बताएं तो ये पूरे चैप्टर को बहुत ही कम शब्दों में हमने लिखा है, ठीक है। और आपको बस इतनी ही चीज़ों को ध्यान रखना है इस चैप्टर में, बस इतना चीज़ भी अगर आप ध्यान रखते हैं तो इसके काफ़ी क्वेश्चन, ठीक है, आप कर पाएंगे। और थोड़ा सा अच्छा मतलब कि प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक। चलिए, तो ये जान गया पॉजिटिव निगेटिव। और इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन, मतलब कि इसकी पूरी डिफिनेशन, ये सारी चीज़ें इस वजह से नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर एक कंपटीशन देने जा रहे हैं। तो कंपटीशन में ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उन चीज़ों को शॉर्टली पढ़ें। इसी वजह से हम हर चैप्टर का यहाँ पर एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बनाते हैं और आपको भी कहते हैं कि आप उसको लिखिए, एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन में वहाँ पर उसको एक हेल्प मिलेगी, ठीक है, रिवीजन करने के लिए। तो आप यहाँ तक समझ गए। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है भाई? कूलाम का क्या नियम कहता है, इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत आसान तरीके से समझिए। क्या होता है कि दो आवेश, हमने कहा कि अगर दो आवेश इस तरीके से रखे हुए हैं, एक यहाँ पर पॉजिटिव रखा हुआ है, एक यहाँ पर निगेटिव रखा हुआ है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक यहाँ पर पॉजिटिव रखा है, एक यहाँ पर पॉजिटिव रखा है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है, मतलब कि इसे दूर भगाने की कोशिश करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रतिकर्षित करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि बस प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अब उसका कैलकुलेशन भी तो किया जा सकता है कि कितना एक दूसरे पे भाई अगर उसको किसी चीज़ को आकर्षित कर रहा है, ठीक है, जैसे कि आप चुंबक देखे होंगे, चुंबक आप देखते हैं और लोहा देखते हैं, तो लोहा और चुंबक अगर आप पास पास में रखेंगे तो वो एक दूसरे को खींचते हैं, वो एक दूसरे को खींचते, दिखता नहीं कि बीच में कोई यहाँ पर कुछ बीच में है, लेकिन आपको ऐसे जोर लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बड़ा चुंबक है और यहाँ पर एक लोहे का पूरी सीट है, तो अगर आप उसके पास ले जाएंगे तो आपको बहुत जोर लगा करके खींचना पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे तो उसके बीच में कुछ भी नहीं है, अगर आप हाथ लगाते हैं तब भी वो अट्रैक्शन रुकेगा नहीं, ठीक है, फिर भी वहाँ पर वो एक दूसरे को खींचते रहेंगे। बीच में हाथ लगा लेंगे तो हाथ आपका दब जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो बीच में क्या होता है? बीच में एक तरीके का बल लगता है, ठीक है। तो उसी बल को यहाँ पर डिफाइन करते हैं कूलाम, ठीक है। किसको डिफाइन करते हैं? कूलाम। तो चुंबक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आवेश की बात कर रहे हैं, ठीक, वो तो एग्जाम्पल दे रहे थे। तो यहाँ पर कूलाम बात करते हैं, यहाँ पर जो आवेश होते हैं पॉजिटिव निगेटिव या फिर पॉजिटिव और पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव निगेटिव होंगे तो वो उसी बल से खींचेंगे, और अगर पॉजिटिव होंगे, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव होंगे तो उसी बल से एक दूसरे की तरफ जाएंगे, और पॉजिटिव होंगे तो उसी बल से बाहर जाएंगे, ठीक है। अगर सेम होंगे तो उसी बल से बाहर की तरफ जाएंगे, और अलग अलग होंगे तो उसी बल से अंदर की तरफ आएंगे, मतलब उसको चिपकने के लिए आएंगे, ठीक है, अट्रैक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर कूलाम ने क्या नियम बताया? कूलाम का जो नियम है वो कहता है कि दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों हो सकता है, जरूरी नहीं कि आकर्षण ही हो, प्रतिकर्षण दोनों बराबर लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आकर्षण हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण हो सकता है। बल दोनों आवेशों के, जैसे कि इसका जो आवेश है और जो इसका आवेश है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के डिस्टेंस मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहना चाहते हैं कूलाम भैया? कूलाम भैया कहना चाहते हैं कि अगर कोई आवेश यहाँ पर है जो कि पॉजिटिव है, समझिएगा इस चीज़ को, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से हो जाएंगे, ठीक है, और एक आवेश है यहाँ पर निगेटिव, तो अब ये क्या करेंगे बताइए? पहले एक दूसरे को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब कितने बल से खींचेंगे यही कूलाम बताते हैं, ठीक है। तो यही कूलाम बताते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर इसके पास जितना आवेश होगा, इसके पास जितना आवेश होगा, और इसके पास, जैसे मान लीजिए कि इसके पास कितना आवेश है? Q1 आवेश है, कितना है? Q1 है, और इसके पास कितना आवेश है? Q2 आवेश है,
और इनके बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, कुछ ना कुछ इनके बीच की डिस्टेंस होगी। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं कि ये आपकी है 1 मीटर। क्या है? 1 मीटर है। ठीक है, क्या है यहाँ पर 1 मीटर, मीटर क्यों मानना है? क्योंकि यहाँ पर तो बस आर मान लेते हैं ना, यहाँ पर इसको हम लोग आर से, इसकी जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग आर मानते हैं, और इसका Q1 मानते हैं, इसको Q2, बीच की डिस्टेंस को आर मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसके बीच की डिस्टेंस आर है, इसका Q1 है, इसका Q2 है, और एक दूसरे पे ये फोर्स लगा रहे हैं और अट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो कितना होगा? तो गुलाम ने बताया कि वो जो बल लग रहा होगा उसको हम लोग F से डिनोट करेंगे, F से, F यानी कि फोर्स से, और वो किसके बराबर होगा? उन्होंने कहा कि दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती। तो इसका और इसका गुणनफल करेंगे तो क्या आ जाएगा? Q1 और Q2। तो इसके गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती मतलब समान अनुपात में, अगर ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका ऊपर रहेगा। और उसके बाद जो उनके बीच की दूरी है, कहा गया उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इनके बीच की दूरी कितना है? r। तो r का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, r का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती। देखिए, ये आपका जो है फॉर्मूला बन करके आएगा कि अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये किसका है? अनुपात का चिन्ह है, मतलब कि प्रोपोर्शनल का साइन है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, यानी कि ये आपको समानुपाती में दिख रहा है और ये व्युत्क्रमानुपाती। अगर यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स की भी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर R की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू घटेगी। ये उल्टा काम करेगा ना, क्योंकि ये डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो अब ये रूल जो है कूलाम का है। अब इस रूल को तो आप नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, और आपको भूलना भी नहीं है, क्योंकि भूलेंगे तो फिर हो जाएगी प्रॉब्लम। तो इन्होंने यही कहा कि जिस पे फोर्स लगता है वो जहाँ पहला आवेश और दूसरे आवेश, मतलब कि पहला जो हमारा एक ये पॉइंट है आवेश, इस पर जितना आवेश होगा Q1 और दूसरे भी जितना होगा Q2, और उनके बीच की डिस्टेंस R, इसके स्क्वायर के इस तरीके से रिलेशन में आता है। अब इसके बाद यहाँ पर ये समानुपाती का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा हुआ है, अनुपातिक का यहाँ पर। तो अब इसको कैसे हटाएंगे? तो इसको हटाने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट यानी कि नियतांक हिंदी में कहें तो यहाँ पर ये a आया, तब यहाँ पर बराबर आया, ये साइन हट गया। तो अभी इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर याद रखनी है 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और देखिए यहाँ पर जो भी फोर्स होता है ये न्यूटन में होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये फोर्स न्यूटन में होता है। ये आपको जो Q1 और Q2 होते हैं ये कूलाम में होते हैं, और आपका R जो होता है डिस्टेंस, वो आपका मीटर में होता है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप हमेशा इसको, फोर्स को न्यूटन में रखने की कोशिश करेंगे, इसको कूलाम में रखने की कोशिश करेंगे, इसको मीटर में रखने की कोशिश करेंगे, और इस एक को रखने की कोशिश करेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप इसका यूनिट याद रखेंगे। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पर? यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो बताए। इतना क्लियर है ना? चलिए ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती थी कि मान लीजिए कि ये भी प्लस का होता। ठीक है, तब ये क्या होता? तब ये अट्रैक्शन नहीं करते, तब ये क्या करते? तब ये एक दूसरे को रिपेल करते, एक दूसरे को अपने से बाहर की तरफ भगाते। ठीक है, तब इस पर कितना फोर्स लगता? तब भी फोर्स वही लगता, तब भी फोर्स वही लगता, बस इसकी और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू चेंज ना हो बस। ठीक है, अब बस वो फोर्स जो है इनके तरफ नहीं लगेगा, इनसे दूर लगेगा, लगेगा उतना ही फोर्स, बस इनके ओर नहीं लगेगा, इनसे दूर लगेगा। ठीक है, बस इतना अंतर हो जाएगा, लगेगा उतना ही फोर्स। दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ नोट पॉइंट्स पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे नोट पॉइंट्स हमने लिखे हैं। ये जितने भी नोट पॉइंट्स लिखे हैं बहुत ही जरूरी है, 3, 2, 5 है, बहुत जरूरी है। सुनिए क्या क्या है। सबसे पहले लिखा है, अभी इस पे क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, तो इधर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के विद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? अब ये विद्युतीकरण क्या है? हमने अभी आपको थोड़ा स्टार्टिंग में बताया कि स्टैटिक जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होती है ये क्या होती है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर होती है, उसमें आवेश होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके कारण इस पर आवेश आता है। लेकिन अगर यहाँ पर विद्युत उत्पन्न करना है, ठीक है, तो मतलब कि करंट लानी है, तो उसके लिए क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको फ्लो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनको फ्लो करना चाहिए।
तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई कि किसी वस्तु के विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन जिम्मेदार होता है, किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी कब आएगी उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके लिए जिम्मेदार होते हैं। और यहाँ पर कहा गया कि और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही आवेशन होता है, ठीक है। अब ये आवेशन क्यों होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर जैसे कि ये मेटल है, हमने कहा कि आप इस पर रब करिए, रब, ठीक है, इसे रब किया, आपने रब किया तो इसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके हम ये जिस चीज़ से रब कर रहे थे उसमें आ गए, या फिर इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांसफर हुआ, देखिए इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही अन्वेषण होता है, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछा गया, कभी पूछा गया कि घर्षण, भाई घर्षण हम करते हैं तो घर्षण करने में ऐसा क्या हो जाता है जिसके वजह से ये चीज़ आवेशित हो जाती है, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह चले जाते हैं। जैसे कि हम इस चीज़ को इसमें से रब कर रहे हैं तो हो सकता है इसके इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले जाए या फिर इसके इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले जाए, ठीक है, वो कंडीशन के ऊपर है, ठीक। तो बस इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर हो गया तो वहां पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। और सीधे सीधे यहाँ पर आपसे लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम कौन करता है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। और कौन से इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ से यहाँ आ जा सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही काम का ये लाइन है, आपको ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने देगा कि हर एक चीज़ में आपको ये काम देगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी आपको कहाँ से बनती हुई दिख रही है। यही चीज़ जब हम आपको जनरेटर पढ़ाएंगे, मोटर पढ़ाएंगे, तब उसमें आपको इस चीज़ को याद दिलाएंगे कि वहाँ पर ये क्यों इस चीज़ की बात यहाँ पर हो रही थी, ठीक है। कैसे जनरेटर घूमने की वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, आपको करंट मिल जाती है, ठीक है। और कैसे इतनी हाई वोल्टेज करंट मिल जाती है, हर चीज़ बताएंगे, कैसे ट्रांसफ़र काम करता है, सब कुछ इसी के बेसिक प्रिंसिपल पर है। ये लाइन बहुत ज़रूरी लाइन है, इसको हमेशा आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के लिए होती है, और तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है। जैसे आपको थोड़ा सा इस लाइन को और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये मेटल की कोई चीज़ है, मेटल है, मान लीजिए कि कॉपर का कोई एक तार है, ठीक है, मोटा सा ये पीस है मेटल का, कॉपर का। तो अब देखिए इसके कॉपर है, तो कॉपर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, कहीं भी इधर उधर मूव कर सकते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, जो सबसे आउटर कक्षा में होते हैं, सबसे बाहरी कक्षा में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वही जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि वो अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे इस पीस पे घूमते रहेंगे, आपको इसे बाहर से नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को किसी ने देखा नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, बस उनको महसूस किया गया है, ठीक है। उन पे क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, हर चीज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी उनसे बनती है, लेकिन उनको किसी ने देखा नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर ढेर सारे आप इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि इधर उधर मूव कर रहे होंगे, और वो रैंडमली किधर भी मूव कर रहे होंगे, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर, कोई यहीं चक्कर से घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, किधर भी कर रहे होंगे। लेकिन क्या आपको इसको टच करने पे करंट लगता है, नहीं लगता है, लगता है क्या, बिल्कुल नहीं लगता। फिर जब आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक जनरेटर है, ठीक है, ये जनरेटर है और चालू एकदम चल रहा है, और इसका यहाँ पर वायर निकला हुआ है, ठीक है, ये वायर 2 ठो, या फिर आपके घर की लाइट है, तो घर की जैसे कि लाइट है, तो आप क्या कीजिए, आप इस चीज़ को, जैसे कि आपका मेटल का पीस है, करना नहीं है, कभी मत करना, ठीक है, बता रहे। तो अब जैसे कि यहाँ पर ये मेटल का पीस है, कॉपर वाला, अभी तक इसको आप टच कर रहे थे, आपको करंट लग रहा था नहीं, आप क्या कीजिए, इसको ले जा करके ऐसे उसमें टच कर दीजिए करंट में। जैसे इसको करंट में आप टच करेंगे, क्या होगा, आपको बहुत तेज़ी से झटके लगेंगे। ऐसा आप रियलाइज कर पा रहे हैं, आपको ये सब करना नहीं है, बहुत खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है, बिल्कुल भी आपको गलती से भी इस चीज़ को नहीं करना है। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या होगा, जैसे इसमें टच करेंगे आपको एक झटका लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर टच होता है, तो क्योंकि ये वायर है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है कहने का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक सीधी रेखा में फ्लो कर रहे हैं, जैसे कि इधर से आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर से घूम घूम करके ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक सीधी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ऐसे रैंडम नहीं कि किधर भी फ्लो कर रहे हैं। अगर किधर भी फ्लो कर रहे होंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, जैसे कि इसमें
इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन हर समय मूवमेंट करते रहते हैं। तो क्या इसमें नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे होंगे, हमने इसको पकड़ के रखा है। हमको करंट लग रहा है? नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसमें जैसे करंट वाला तार है, ठीक है, तो करंट वाला तार है तो क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ना एक सीधी रेखा में फ्लो कर रहे होंगे, जैसे कि इधर से इधर जा रहे होंगे, सारे के सारे जितने हैं ऐसे सारे के सारे, और बहुत तेजी से जा रहे होंगे, बहुत तेजी से, ठीक है, बहुत तेजी से जा रहे होंगे। तो अब यहाँ से ये बहुत तेजी से जा रहे थे, तो जिसके वजह से जब इसमें हम टच करते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर घुस जाते हैं, और वो इसके भी जितने इलेक्ट्रॉन है उसको भी एक सीधी रेखा में फ्लो कराते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में फ्लो करते हैं, यानी कि उनका ट्रांसफर शुरू होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शुरू होता है, तो तुरंत उसमें क्या होने लगता है? आवेशन होने लगता है। क्या होने लगता है? आवेशन होने लगता है, और वहां पर आपको पॉजिटिव निगेटिव देखने को मिलता है, और जिसके वजह से फिर आपको झटका लगता है। समझ पा रहे हैं? जैसे ही अगर जैसे लाइट कटी हुई, जैसे मान लीजिए तार है, और तार में क्या है? लाइट, अभी करंट है, ठीक है, ऐसे इधर भी तार आगे तक है, इधर है और उधर से आया हुआ है, हम बस इतने तार को देख रहे हैं। तो अब इसमें देखेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से जा रहे हैं, और जैसे ही लाइट कटेगी या फिर इसमें हम कनेक्शन कट करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन जो जहाँ है रुक जाएंगे और इधर उधर अपना रैंडम इधर उधर भागने लगेंगे, फिर वो ऐसे डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। फिर इसके जब लाइट कट गई, यानी कि अब इधर उधर भाग रहे हैं, किधर भी सेम डायरेक्शन में नहीं भाग रहे हैं, तो फिर क्या होगा? अब इसमें करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही चीज सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो करंट हमको लगेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होती है, उनके स्थानांतरण के कारण होती है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, अभी ये चीज हम आपको बताते रहेंगे आगे के चैप्टर्स में। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो कहते हैं कभी कभी कि धन आवेशित हो गया, ठीक है, या फिर पूरा मिला करके कहें तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, धनावेश कब होता है, और ऋणावेश कब होता है। ये धनावेश ऋणावेश इसी से मिल के बना है, धन प्लस आवेश को मिला देंगे तो धनावेश बन जाएगा, ठीक है, धनावेश बन जाएगा। अरे भाई संधि हो जाती है, कौन सी संधि होती है भाई? दीर्घ संधि होती है ना, हिंदी हिंदी भी इतना पढ़ा कीजिए, दीर्घ संधि, धन प्लस आवेश धनावेश, ठीक है। तो यहाँ पर ये धनावेश हो गया, ठीक है। तो धन आवेश कब आता है? जब किसी ऑब्जेक्ट से, देखिए ये जो डब्बा है आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये बना हुआ है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट से कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकल जाता है, ठीक है, जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट था और इसमें से मान लीजिए कि 50 इलेक्ट्रॉन निकल छोड़ करके इसको निकल गए। अब वो किसी कारण से हो सकते हैं, मान लीजिए इसको हमने रब कर दिया या फिर इसको हमने कुछ कर दिया, ठीक है, तो जिसके वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, ठीक है, हमने मान लीजिए इसको ऐसे घिसा और जो इलेक्ट्रॉन थे वो हमारे हाथ पे आ गए, तो अब ये क्या हो गया होगा? अब ये तुरंत क्या हो गया होगा? धनावेश हो गया होगा, इसमें धन आवेश आ गया होगा, ठीक है। अब अगर हम इसको कहीं से छू लेंगे तो वो आवेश हमारे अंदर घुसने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारी बॉडी इतनी बड़ी है कि उतने आवेश को लगेगा, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर बहुत सारे ढेर सारे आवेश हमारे शरीर के अंदर घुस जाएंगे तो संभाल नहीं पाएगी, फिर उसको झटका लगता है। जैसे करंट आप टच कर लीजिए, देखिए उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ आपके शरीर में घुसते हैं, ठीक है, फिर झटका आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि धन आवेश, तो यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट से जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? धनावेश हो गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो गया। उसी तरीके से जब यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आता है, उसके ऊपर आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऋणावेश हो गया। क्या कहते हैं? ऋणावेश वहां पर आ गया है, यानी कि निगेटिव चार्ज वहां पर आ गया है। बात क्लियर है? चलिए, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि धनावेश कब होगा, ऋणावेश कब होगा, ठीक है, क्योंकि लगता है कि यार इसमें तो छोड़ के जा रहा है तो ऋणावेश हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब छोड़ करके जाता है तब धनावेश होता है, ठीक है। और जब उसके अंदर आता है कोई चीज यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इस पर इकट्ठा होते हैं, तब उसमें कौन सा आवेश आता है? ऋणावेश आता है। बात क्लियर है? ध्यान रखिएगा, उल्टा होता है, बस इतना याद रखिएगा। इसके बाद क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस पर कितना आवेश होता है? उस पर कितना आवेश होता है? उस पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। इस वैल्यू को आप याद रखिएगा, ये बहुत काम आने वाली है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट लेकर के आए, चलिए मान लीजिए कि हमारे पास ये हमारा बर्ड्स है, ठीक है, बर्ड समझते हैं, इसे कानों में लगाने के लिए, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हम क्या करें? एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए,
है ना। हमने इसको ऐसे रखा हुआ है, अच्छे से हाथ में नहीं पकड़ा है, क्योंकि हाथ में पकड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन हाथ से चले जाएंगे। वो जैसे ही कंडक्टर पाएंगे ना, कंडक्टर मतलब जिसमें विद्युत चालन हो सकता है, वैसे उधर से चले जाएंगे, और ये प्लास्टिक लगाएंगे तो नहीं जाएंगे, ठीक है, यही उसका खासियत होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए, और हमने सोचा कि इसमें पता करें कि कितना चार्ज आया होगा, यानी कि ये कितना चार्ज हो गया होगा। तो कैसे पता करेंगे कितना चार्ज हो गया होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेकर के आता है? एक इलेक्ट्रॉन चार्ज लेकर के आता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। -19 समझते हैं क्या होता है? -19 होता है, अगर इसको हम सही से लिखें तो ये लिखा हुआ है 1.6 और अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये चीज लिखी गई है। समझ पा रहे हैं ये कितनी कम वैल्यू है? तो एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन इतना थोड़ा सा आवेश लेकर के आता है, इतना थोड़ा सा आवेश लेकर के आता है, इतना, ठीक है, इतना कूलाम आवेश लेकर के आता है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा, ये बहुत मतलब बहुत ही कम है। समझ लीजिए कि अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी वैल्यू छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी कि हम लोग कभी कभी कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करते, लेकिन वैज्ञानिक इसको भी देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कितना दे रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन कितना करता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम करता है। तो अगर हम इस पे एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो कहने का मतलब इस पे कितना आवेश आया होगा? कितना आवेश आया होगा? इस पे आवेश आया होगा 1.6 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है। अगर हमने कहा कि हमने इस पे 2 इलेक्ट्रॉन डाले, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब किसका आया होगा? ऋण आवेश आया होगा, क्योंकि इस पे हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम एक ऑब्जेक्ट है, अब समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाले, ठीक है, तो आपको बताना है कि इस पे कितना आवेश आया और कैसा आवेश आया, ऋण कि धन, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्योंकि हमने इस पे इलेक्ट्रॉन डाले, तो जब हमने कहा कि जब भी डाला जाएगा उसमें कौन सा आएगा? ऋण आवेश आएगा। क्या होगा? ऋण आवेश आएगा। तो ऋण आवेश तो आ गया। अब आवेश की वैल्यू क्या होगी? कितना आवेश आया होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम होता है। तो 2 में कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूना 32, तो 3.2 इंटू 10 के पावर -19 कूलम जो है इस पे आवेश आ चुका होगा, ठीक है। तो इतना आवेश आ गया होगा इस पे, ठीक है। अब उसी तरीके से मान लीजिए हमने कहा कि इस पे हम 10 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, फिर कितना आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। तो इतना इस पे आवेश आ चुका। हम कहेंगे इस पे 1000 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है, 1000 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो फिर क्या होगा? 1000 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो फिर क्या होगा? आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आपका यहाँ पर ये आएगा 1600, ठीक है, 1600 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से, इसमें आप मल्टीप्लाई करते जाइए भाई, इसमें आप 100 से कर दीजिए तो 100 इलेक्ट्रॉन का बता देगा कितना 100 इलेक्ट्रॉन में आ रहा है। अगर आपको निकालना है 1 लाख इलेक्ट्रॉन का, तो 1 लाख से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, बता देगा कि 1 लाख इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश आएगा भाई, क्योंकि आपको एक का पता चल चुका है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको पता चल चुका कि एक टॉफी 2 रुपए की है, ठीक है, तो क्या आप 1000 टॉपिक नहीं बता सकते? लाख टॉपिक नहीं बता सकते? लाख टॉपिक कितनी होगी? 2 लाख की होगी भाई, एक टॉपिक 1 रुपए की है तो, ठीक है। अब उसमें कंसेशन मिल जाए, कुछ छूट मिल जाए, अलग चीज है। चलिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि मान लीजिए कि हमारा मार्कर है, मार्कर से एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, तो इस पे कितना आवेश आया होगा और कैसा आवेश आया होगा? तो सबसे पहले तो निकल के गया, तो कैसा आवेश आया होगा? धन आवेश आया होगा, ठीक है, क्योंकि निकल के गया है, इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ गया होगा वहाँ ऋणावेश किया होगा, लेकिन यहाँ पर ये धनावेश। तो अब कितना आवेश आया होगा? तो कितना आवेश आया होगा? इस पे आवेश आया होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कैसा? ऋण आवेश, ठीक है। कैसा आया होगा? सॉरी, कैसा आवेश? धन आवेश, इतना धनावेश। और जब अगर इसके अंदर आता है तो इतना ऋणावेश आता है, बस वैल्यू वही रहती है, बस ऋणावेश और धनावेश में अंतर हो जाता है। चलिए, ये प्रॉपर्टी आपको याद हो गई, ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर किसी चालक यानी कि कंडक्टर। व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज नॉन कंडक्टर, पहले इसकी बात करते हैं। कंडक्टर क्या होता है, नॉन कंडक्टर क्या होता है, चालक क्या होता है, और मतलब सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। कोई चीज हमारे पास है, यस वी हैव एनीथिंग,
ये क्या है, ये क्या है भाई, ये है क्या, ये गोला बनाने का गोलार्ध, ठीक है, क्या है, गोलार्ध है। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए इस तरीके से गोलार्ध, ये इंजीनियरिंग गोलार्ध है, ठीक है। इसमें पेंसिल नहीं लगती है, पेंसिल नहीं लगती है, पेंसिल की नीब लगती है, देखिए पेंसिल की नीब, उसको जो निकलता है उसे तोड़ करके इसमें लगाते हैं, तोड़ के नहीं लगाते एक्चुअली में, इतनी बड़ी बड़ी रॉड मिलती है, उसी को छील करके लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेटल का बना हुआ है, टोटल ये मेटल का बना हुआ है, ठीक है, टोटल। तो अब ये मेटल का बना हुआ है, ठीक, और ये प्लास्टिक का बना हुआ है, दोनों में अंतर है। अगर हम इससे यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि इसमें करंट है, दूसरी चीज लाते हैं हमारा बॉटल, ठीक है, इस बॉटल में मान लीजिए करंट है, हम इसे टच करेंगे, हमको करंट लगेगा नहीं, बिल्कुल सेफ रहेंगे। चलिए हम इससे इसको टच करेंगे, हमको करंट लगेगा, है ना, बाल वाल हमारे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से इसमें हमको करंट लगेगा, क्यों, क्यों करंट लग रहा है, क्यों करंट लग रहा है, क्योंकि ये हमारा कंडक्टर है और ये हमारा क्या है, इंसुलेटर है, यानी कि ये सुचालक है और ये हमारा कुचालक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करा सकते, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये थर्मल के भी कंडक्टर्स होते हैं, मतलब कि हीट को भी यहाँ से भेज सकते हैं, ये नहीं भेज सकते, ठीक है। तो कुछ कुछ इसी तरीके से प्रॉपर्टीज होती है इसकी, ठीक है। और भी कंडक्टर यहाँ पर होते हैं, ये चमकदार होते हैं, ये कम चमकदार होते हैं, ठीक है। और एक्सेप्शंस तो उसमें हर में चीज में आते हैं, लेकिन इस तरीके से हम कंडक्टर और इंसुलेटर को पहचान सकते हैं। बचपन से क्लास 8 से ही कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ते आए होंगे। तो वही चीज यहाँ पर बात हो रही है कि किसी चालक यानी कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपको पता करनी है कि किसी कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपको पता करनी है तो कैसे पता करेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग स्मॉल n कहते हैं, और इसको पता करने के लिए हमको चाहिए उस पर कितना आवेश है, ठीक है, उस पर हमको पता करना पड़ेगा कि कितना आवेश है। तो आवेश वहां से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपॉन में क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है, ठीक है। तो एक आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, ठीक है, और ये टोटल आवेश जो उस पे है, ठीक है। अगर इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पे है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम घुमा फिरा करके 3 फार्मूला बना सकते हैं। जैसे कि n यहाँ पर है तो हम चाहे तो e को इधर भेज दें, n को इधर भेज दें, दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है ना कि e बराबर यहाँ पर बन सकता है आपका q/n, ऐसा भी बन सकता है। एक फॉर्मूला और बन सकता है, यहाँ पर q को यहीं रहने दीजिए, e को ही इधर भेज दीजिए, तो q बराबर क्या हो जाएगा, ne हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला फेमस है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि आवेश कितना है, और यही चीज तो अभी हम आपको समझा रहे थे। देखिए n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, और e मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो हमने जब यहाँ पर बता रहे थे कि जैसे इसमें मान लीजिए कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाले, तो 2 इलेक्ट्रॉन डाले तो कितना आवेश आया होगा, तो आप n की जगह 2 रख दीजिए और इसकी जगह ये रख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻19, तो उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना आएगा, इसका 2 गुना, है ना। यही तो हमने बताया था। अगर 10 रखना है तो आप n की जगह 10 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कितना यहाँ पर आवेश आएगा। तो वही फॉर्मूला है जो हमने आपको अभी अभी बताया, ठीक है। सीधा एकदम सिंपल फॉर्मूला है एक एक नियम का, ठीक है, कि एक का इतना है तो इतने का कितना होगा। चलिए तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी मतलब अगला पॉइंट। इसमें लिखा है कि परमाणु क्रमांक या परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या एक ही चीज होती है। चाहे परमाणु क्रमांक कह दीजिए, चाहे परमाणु संख्या कह दीजिए, ठीक है। वो किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो कहने का मतलब कि परमाणु क्रमांक बराबर परमाणु संख्या बराबर परमाणु प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, सब कुछ बराबर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है तत्वों का परमाणु भार, ठीक है। तत्व जैसे कोई भी तत्व होता है आपका, जैसे यूरेनियम हो सकता है, आपका जैसे कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, उसका परमाणु भार जो होता है वो किसके बराबर होता है, उसके परमाणु संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या,
ठीक है। तो परमाणु भार अगर आपको किसी को निकालना है तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दीजिए, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ दीजिए, या फिर परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दीजिए, सब कुछ सेम है। बस उसमें ये ध्यान रखें न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर रहनी चाहिए, बाकी यहाँ परमाणु संख्या लिख दीजिए, प्रोटॉन लिख दीजिए या फिर इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, वहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि बिना स्क्रीनशॉट के आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लिखना तो होगा नहीं, स्क्रीनशॉट से काम चलाएंगे। तो इसको चलिए स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। ठीक है। काहे इतना दुख दर्द रहे आपके सीने में, है ना। हटाए फिर। चलिए, तो बहुत मेहनत से हमने लिखा था, आपको हमने समझा दिया है। अब इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए अब इसको हटाएंगे, क्या करेंगे फिर? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। अच्छा, इसको सबको हटा दिए क्या? समझाते यहीं से। चलिए खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको यहीं से समझाना था। चलिए अभी भी कुछ यहाँ पर बचा हुआ है, चलिए इसको बचा देते हैं। अब हटा रहे हैं तो इसको भी हटा देते हैं, क्या करें। चलो कोई दिक्कत नहीं, हटा देते हैं। अब सब हट गया तो हट गया, है कि नहीं? हट गया तो हट गया। चलिए इधर का हटा देते हैं सब। ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। ठीक, क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। इस पे आने वाले क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास में। चलिए, तो अब एक चीज़ समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि हम आपको यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो थ्योरी के क्वेश्चन है। जितना हमने आपको बताया यहाँ पर, सारी चीज़ें बताई, तो उतना अगर आप उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, बस अच्छे से उसका अपना रिवीजन करते हैं, तो आपको जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं कि किसकी वजह से यहाँ पर आवेश आता है, तो आप घर्षण के कारण, इसके कारण वहाँ पर ऑप्शन रहेंगे तो आप उसमें लगा सकते हैं। मतलब जितने भी क्वेश्चन थ्योरी के बनते हैं, आप यहाँ पर जितना भी चीज़ देखें वहाँ से उसको निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जितना हमने बताया उसके हिसाब से थ्योरी का क्वेश्चन जो है कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। ठीक है। चलिए, वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बहुत ही छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 0.64 कूलाम को हम सीधे सीधे सी लिखते हैं। आवेश में इलेक्ट्रॉन को हम ई लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है। यह आपसे पूछा है, आपके ऑप्शन है 10 की पावर 18, 4 इंटू 10 की पावर 18, 1.024 इंटू 10 की पावर 18 नहीं, यहाँ पर 19। ठीक है। उसके बाद है 10 की पावर इंटू यहाँ पर -10 की पावर -19। ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन रहा। ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे भाई? कैसे सॉल्व करेंगे? क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है। अभी अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले को मत भूलिएगा। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर जगह आपको काम आता रहेगा, काम आता रहेगा। तो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। बताए कि इतना आवेश टोटल है, इतना टोटल आवेश है, और एक का आवेश आपको पता है, तो आप नंबर नहीं बता सकते हैं। हद है, हद है भाई, हद है। इतना कूलम। ठीक है। और एक में कितना होता है? एक में कितना होता है? एक में कितना होता है भाई? एक में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इतना होता है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम 10 की पावर 19 को ऊपर ले जाते हैं और इन दोनों को अलग करके लिखते हैं, थोड़ा सा आसानी से आपको समझाने के लिए कि आप एग्जाम में कैसे करेंगे ताकि आप गलती ना हो। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 10 के पावर -19 थे, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर प्लस में हो जाएगा। ये चीज़ आपने पढ़ी है, हमने ही पढ़ाई है आपको। कौन से चैप्टर में? घातांक और करली वाले चैप्टर में। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब इस चीज़ को हमको सॉल्व करना है, बस यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से सॉल्व करना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया ऊपर,
तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? इतना था, पॉइंट यहाँ था, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार पॉइंट यहाँ पर आएगा, 10 से करेंगे, फिर 10 से करेंगे, यहाँ पर 10 दाम 100 होता है। तो यहाँ पर और नीचे भी, अब इसमें 100 से किए तो इसमें भी 100 से करना पड़ेगा। तो इसमें जब हम 100 से करेंगे तो ये एक बार यहाँ आएगा और एक बार 0 आएगा, इतना हो जाएगा। देखिए, जैसे आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, थोड़ा सा आप बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर 100 से करते हैं ना, तो ये 2 0 है, तो ये जो डेसिमल है 2 बार खिसकता है, तो 2 बार खिसके एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ, तो 64 हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। उसी तरीके से जब हम यहाँ पर 1.6 में कर रहे थे 100 से, तो भी ये 2 बार खिसकेगा। एक बार खिसका तो 16 आ गया, मतलब यहाँ तक आ गया, लेकिन एक बार और खिसक गया तो यहाँ पर 0 भी आ जाएगा एक ठो, ठीक है, एक्स्ट्रा हो जाएगा। चलिए, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये सब बचपन की चीज़ें हैं भाई साहब, सब पूछेंगे तो फिर यार कुछ तो है ना, लेवल रखो यार। चलो, तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर पहाड़ आपको दिख रहा है, 16 चौको 64, तो 16 एकम 16, अब 0 है तो यहाँ पर लग जाएगा, ये 10 हो जाएगा, मतलब 16 धम्मा 160 मान लीजिए, और 16 चौको 64, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 4 एकम 4, मतलब 2 से कट कर लीजिए, 2 यहाँ पे, और यहाँ से क्या करेंगे आप, 5 दूनी 10, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 2/5, और यहाँ से आपका आएगा ये टोटल 10 पावर 19, ठीक है। अब इसको अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 पंचे 20, तो 0.4 और इंटू में क्या आएगा 10 की पावर -19। अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन में कि आपको तरह तरह के ऑप्शंस दिए रहेंगे, जैसे कि 19 वाला यहाँ पर 2 आपको दिख रहा है, तो 19 वाला पहले तो माइनस वाला तो नहीं हो सकता, ये तो कट हो गया, ये वाला तो पहले ही ऑलरेडी गया, ठीक है बच्चे, ये सब। तो इसमें से देखिए 19 अगर आ रहा है तो इधर हमारा क्या आना चाहिए, 0.4 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। अगर 19 आ रहा है तो इधर 0.4 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। 0.4 है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत, ठीक है। अब बचा यहाँ पर 2, तो क्या ये 6 जो है आ सकता है, ये तो आ ही नहीं सकता, तो यही आ सकता है। लेकिन इसके लिए हम एक बार चेक भी कर लेंगे कि यार यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से जो ये 10 के पावर 19 है, तो अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 × 10 के पावर 18, देखिए ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो अब जो ये 10 लिख रहे थे, अब 4 हमारा यहाँ पर था, यही चीज़ तो था, तो इसको हम इसमें कर देंगे तो 4 नहीं हो जाएगा टोटल, तो इसका एक निकाल कर अगर इसको हम दे दिए तो ये टोटल 4 हो जाएगा, और इसमें से एक घट जाएगा, और क्या होगा भाई, इतना ही होगा ना, घटेगा ही, लेकिन ये तो 4 हो जाएगा कंप्लीट। तो 4 × 10 की पावर 18 यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर, ये वाला। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको तरह तरह से घुमा घुमा करके देगा, कहेगा कभी इतना आवेश है, इतना ऋण आवेश है, इतना धन आवेश है, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, फार्मूला यही लगाएंगे, फार्मूला यही लगाना है भैया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है एक सरकंडा। सरकंडा क्या होता है सर, ये नया नया नाम कहाँ से ला रहे हैं, सरकंडा, सरकंडे, एक सरकंडे की गोली, ठीक है, एक सरकंडे की गोली पर -4.0 वाह माइक्रोकुलाम का आवेश है, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अच्छा चलिए पूरा लिख देते हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है 6.25 × 10 की पावर 18, 6.25 × 10 की पावर 12, 25 × 10 की पावर 18, और उसके बाद है 25 × 10 की पावर 12। ये आपके पास में क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक सरकंडे की गोली, सरकंडा छोड़िए, गोली मारिए, ठीक है, सरकंडा छोड़िए, सरकंडा क्या होता है इसका मतलब हमको नहीं है, बस एक ऑब्जेक्ट है सरकंडा जिसका नाम है, ठीक है, इसकी गोली होती है, ठीक है, और ऐसी चीज़ होती है जिसमें अगर आवेश चढ़ा देते हो तो जल्दी से हटता नहीं है, ठीक है, अच्छा होता है, यहाँ पर अच्छा वो इंसुलेटर होता है। तो यहाँ पर सरकंडे की गोली पर -4, ये 4.0 लिखा है, वो 4 ही लिखा है, ठीक है, -4 माइक्रोकुलाम का आवेश है, आपको आवेश बताया गया है,
और इलेक्ट्रॉन की अधिकता पूछ रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता पूछ करके क्या हमको ये कंफ्यूज कर सकता है? पूछ तो इलेक्ट्रॉन ही रहा है ना, पूछ तो इलेक्ट्रॉन ही रहा है, और ये अधिकता क्यों कर रहा है, कह रहा है, अधिकता क्यों कह रहा है, इस बात पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आवेश है वो माइनस में है। किसमें है? माइनस में है। तो हमको माइनस प्लस से मतलब नहीं रखना है, ठीक है, हमसे माइनस प्लस से मतलब नहीं है, बस हमको ये मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बस हमारा आवेश इतना है, और माइनस ये बता रहा है कि उस पर माइनस चार्ज है, ठीक है, निगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है। और ऋणावेश में क्या होता है? ऋणावेश में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन आता है कि जाता है? आता है ना, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आता है, तो इसीलिए कह रहा है कि इस पे कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, और कितने अधिक होंगे? जितना चार्ज होगा भाई, इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अधिक होंगे, तो इलेक्ट्रॉन के वजह से ही तो चार्ज होगा, तो जितना चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि उसके हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम इस चार्ज से जो हमारा ये दिया है, यहीं से हम पता कर सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा होंगे तो वही तो वहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं? ऋणावेश ला रहे हैं। अगर वहाँ पर अधिक ना होते उतने तो ऋणावेश वहाँ पर क्यों आता? तो यहाँ पर यही तो बताया ना कि इतना हमारा क्या है? आवेश है, और उस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, यानी कि टोटल हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या सीधे सीधे बतानी है, ठीक है। आपको घुमाने की कोशिश करेगा लेकिन आप घूमेगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला होता है N = Q/E, ठीक है। तब से आप इसको लगाते रहिए। थोड़ा सा हम इसमें इंक डाल देते हैं ताकि आपको और अच्छे से लौके, ठीक है, लौके मतलब दिखाई दे, ठीक है। भोजपुरी में कहते हैं हमको लौक नहीं रहा है सर, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है सर। कैसे दिखाई देगा? चश्मा लगा के बैठे हो फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। हो गया नहीं ये क्वेश्चन? हो गया कि बताना पड़ेगा भाई? सोच रहे होंगे सर आप लगाएंगे तो होगा, नहीं तो फिर होगा नहीं। कोई बात नहीं, हम तो लगाएंगे ही। सिलेक्शन में आपके ही प्रॉब्लम आएगी, है ना, ध्यान रखिएगा। चलो तो यहाँ से कैसे करेंगे इसको? हमको करना है ये कुल, हमको कितना पता है, ये आवेश कितना है? 4, -4 लिखे या फिर 4 लिखे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, 4 ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आवेश हमको बस रखना है। तो यहाँ पर आवेश रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर है माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम क्या होता है? माइक्रोकुलम होता है 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 क्या होता है? माइक्रो होता ना, भूल गए क्या? चलिए इतना आ गया। एक इलेक्ट्रॉन कितना है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 90, ठीक है, इतना ही तो होता है ना, इतना ही तो होता है। तो ये आ गया, ठीक है। तो अब हमको इसको सॉल्व करना है। इसको जैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर जो है खट से आ जाएगा। कैसे सॉल्व किया जाए भाई, कैसे सॉल्व किया जाए? पहले हम इनको अलग कर लेते हैं, इनको अलग कर लेते हैं। तो इसको जब हम अलग करेंगे तो ऐसा लिखेंगे, और इसको अलग करेंगे तो कैसा लिखेंगे? इसको बटे में नहीं लिखेंगे। जो यहाँ पर ये हमारा 10 ये है, मतलब ये -6, ये तो -6 ही रहेगा। और जब ये चीज़ ऊपर चली जाएगी तो ये माइनस प्लस में 19 आ जाएगी। देखिए ऐसा हो जाएगा ना। अब आप जानते हैं कि अगर बेस सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, आपको हमने पढ़ाया है। तो बेस सेम है यानी कि 10, तो घातें जुड़ जाएंगी, तो एक घात है 19 और एक घात है -6, तो दोनों जुड़ जा रही हैं। तो जुड़ तो रही हैं, लेकिन माइनस होने की वजह से घट जा रही हैं। तो घटेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल? ये आपका आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 13 आ गया क्या? अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? ये तो हो गया भाई, यहाँ पर अब प्रॉब्लम है। तो अगर हम इसमें ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा चलिए यहाँ नहीं करते हैं, आगे करते हैं, यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। सही बात है ना? तो ये 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 जो है वही। तो अब देखिए इस चीज़ को अगर आप कट करने की कोशिश करेंगे तो ये 10 बार कटेगा, और ये आपका कटेगा 4 बार में। भाई 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 धम्मा 40 और 4 चौक 16, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10/4 इंटू, अभी सब बताना नहीं है भाई, सब तो आपको खुद ही कर लेना है, बस हम आपको बता दे रहे हैं हमारी
वो है कि हम बता दे रहे हैं, नहीं तो ये सब बताना ही नहीं चाहिए आपको, ये सब आपको खुद से करना चाहिए, ठीक है, इतना छोटा क्वेश्चन। तो अब इसको कैसे करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, नहीं करते हैं, इसमें से 10 निकाल के इधर लाते हैं, तो 10 निकाल के लाएंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 दाम 100 हो जाएगा, और नीचे 4 है तो 4 ही रहेगा, लेकिन यहाँ से घट गया तो ये हो गया आपका 12। तो देखिए इसको कट करेंगे तो 25 चौको 100 होता है, 25 चौको 100, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, अधिक होंगे, यानी कि उस ऑब्जेक्ट पे हमने कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, इतना इलेक्ट्रॉन डाल दिए, जिसके वजह से उस पर -4, अब माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने डाले उस पर, ठीक है, इसमें माइनस आ रहा है। और अगर बात करेंगे कितना उस पर आवेश आया, तो आवेश केवल इस पर 4 माइक्रोन का आया है, कितना, 4 माइक्रोन का। अब माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने उस पर डाले थे, तो इस वजह से निगेटिव में आ रहा है। अगर उससे हम इतने इलेक्ट्रॉन निकाले होते तो फिर क्या था, चार्ज उतना ही आता, लेकिन वो पॉजिटिव का आता। बात समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते, चलो चलो भाई साहब, चलिए। और ये सब वीडियो जो है ना अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाया कीजिए, ठीक है, सब लोग मिलके। चलो यूरेनियम परमाणु, यूरेनियम परमाणु, अब 2-3 क्वेश्चन लिख दे क्या साथ में, यूरेनियम परमाणु, परमाणु U92 और इधर कितना है 235 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, आपको बताना है। 92 235 ये 5 है, ठीक है, 327143, ठीक है, ये आपको बताना है। ये कैसा क्वेश्चन आ गया, सर आपने ये तो पढ़ा ही नहीं, आपने दे दिया, कैसे करेंगे सॉल्व, आपने तो पढ़ा नहीं, पढ़ाते भी नहीं है, आप दे देते हैं क्वेश्चन बस करने के लिए बच्चों को, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए बच्चा लोग, हमने बताया, आपने सुना नहीं। लास्ट लाइन में हमने क्या लिखा था, लास्ट लाइन में हमने लिखा था कि परमाणु भार बराबर, परमाणु भार बराबर, यहां पर हमने लिखा था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ले लीजिए या फिर परमाणु संख्या ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि सब कुछ वही है, परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये चीज हमने लास्ट लाइन में लिखी थी, नहीं लिखी थी, आप कह रहे होंगे, लेकिन हमने लिखी थी, आप पीछे करके देख सकते हैं। तो आपको यहां बताना है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या बताना है, तो हमने कहा कि एक फॉर्मूला से हम 2 फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे, इसको इधर भेज देंगे, जब इसको इधर भेज देंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल लग जाएगा, देखिए ऐसा बन जाएगा फॉर्मूला। क्या बात है सर, क्या फॉर्मूला बना दिए सर आपने, तो वाह, है ना। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या का, परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, बन गया फॉर्मूला। लेकिन हमको न्यूट्रॉन की संख्या तो निकालने को फॉर्मूला मिल गया, लेकिन हमको परमाणु भार भी तो पता होना चाहिए, हमको परमाणु संख्या भी तो पता होनी चाहिए। सर नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे, ओह माय गॉड। तो यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, देखिए कोई भी यहाँ पर जब तत्व या फिर परमाणु लिखा होता है, जैसे कि यही लिखा हुआ है, तो जो इसके सर पे बैठा होता है, सर वो क्या होता है भाई, अगर आपके कोई सर पे बैठा हुआ तो आप कहेंगे बहुत वजन है भाई साहब, है ना, भार होता है। तो जो सर पे होगा दैट इज भार, ठीक है। तो परमाणु भार कौन सा हुआ आपका, हो गया 2 3 5, ठीक है। और ये क्या हुआ, इसको हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या, परमाणु संख्या कह लीजिए, प्रोटॉन की संख्या कह लीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या कह लीजिए, क्योंकि तीनों चीजें बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका परमाणु की संख्या 92। तो इन दोनों को अगर हम घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। तो इन दोनों को घटा दीजिए भैया, 2 में से 5 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, तो 143 आएगा, ठीक है।
143। कुछ बच्चे खुश हो गए होंगे, अब वो क्यों खुश हुए होंगे वो खुद जानते होंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये 143 इसका आंसर आ गया। ठीक है, निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर सबके लिए होमवर्क है, होमवर्क है, होमवर्क नॉट होमवर्क, होमवर्क। ठीक है, इट इज योर होमवर्क, और आपको तुरंत और तुरंत बताना है यहीं पर कमेंट्स में। ठीक है, बता करके तब जाना है। पीबी, पीबी यानी कि लेड, लेड में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा है, दिख भी नहीं रहा है भाई साहब, और इधर लिखा है 82। आपको बताना है न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितना होगी। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए अपना होमवर्क। HW पहले मिलता था बचपन में, मैम कहती थी चलो बच्चों जल्दी जल्दी होमवर्क लिख लो फिर छुट्टी करते हैं, है ना, तब फिर बहुत मजा आती थी, तब लगता था कि अब छुट्टी होने वाली है, जल्दी जल्दी होमवर्क लिखो। फिर मैम क्या करती थी, मैम और ढेर सारा होमवर्क दे देती थी, फिर बच्चे कहते थे बस करिए मैम बस करिए। ठीक है, तो बचपन बहुत अलग था। चलिए, उसमें मजा आती थी, और अब खुद बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। हो गया ये चीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 कूलम एंड 2 कूलम, 4 कूलम और 2 कूलम के दो। अच्छा, हम क्वेश्चन में ये नहीं समझ पाते हैं कि जब ये 4 कूलम और 2 कूलम दिया तो 2 लिखने की क्या जरूरत है। 4 कूलम और 2 कूलम के आवेश लिख सकते थे, लेकिन 2 लिखना जरूरी है, क्योंकि बताएगा कि 2 ही तो है, 2 आवेश, नॉट आवेश, धनावेश, धनावेश परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच, नॉट बील, बीच लगने वाला बल। ठीक है, इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, 10 इंटू 10 की पावर 9, सॉरी 4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 9, 24 इंटू 10 की पावर 9, और 8 इंटू 10 की पावर 9। सब कुछ 9 में है, सब कुछ 9 में है। कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होता फार्मूला, किन्होंने बताया था, गुलाम ने बताया था। गुलाम ने कहा कि एक हम नियम देते हैं तुम लोग को, जिसपे आप लोगों को सवाल लगाते रहना पड़ेगा, कंपटीशन में लगाते रहना पड़ेगा। तो उन्होंने नियम जो दिया, उन्होंने बताया कि F बराबर जो होता है A इंटू Q1 Q2 और R का स्क्वायर इसके बराबर होता है। ठीक है, जिसमें उन्होंने A की वैल्यू भी बता दी, A की वैल्यू उन्होंने बताई 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, आगे यूनिट वगैरह अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, यूनिट अपना उसको देख लीजिएगा। तो यहां पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9, और यहां पर Q1 कितना है 4, ओ माय गॉड 4 कूलम, तो 4 कूलम इंटू 2 कूलम, 4 इंटू 2 8 कूलम। सीधे सीधे कूलम में दिया तो हमने कूलम रख लिया, माइक्रो वगैरह हम देता तो माइक्रो वगैरह रखते फिर। ठीक है, तो क्योंकि कूलम में दिया था तो सीधे सीधे हमने रख लिया, और दूरी भी मीटर में दी है, बहुत बढ़िया, तो इसको हम मीटर में ही रख देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9। वाह, क्या क्वेश्चन बनाया है आपने, 9 से 9 निपट गया, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, 10 की पावर 9 हो गया। अगर ये
छोटा सा क्लास 5 का बच्चा ना कर लेता तो हमको आप बता दें। फार्मूला उसको दे दीजिए, बता दीजिए किस पे क्या रखना है, सॉल्व करके बता देगा, है ना। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ये क्या आया, लगने वाला बल किसमें होगा, न्यूटन में। 8 इंटू 10⁹ न्यूटन का इसमें बल लग रहा है। बहुत ज्यादा बल लग रहा है भाई, है ना। और 3 मीटर दूरी पर रखे हैं, तब 3 मीटर छत के बराबर होता है लगभग, नीचे से छत के बराबर 3 मीटर। चलिए हटाए इसको, बहुत बढ़िया, गुड बॉय। आप लोग यार इतना जल्दी समझ ले रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ही लोग थे जो उस दिन नहीं समझ पा रहे थे जब हम हाइड्रोस्टैटिक पढ़ा रहे थे। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, क्या बात है। चलिए तो यहां पर क्या है, यहां पर है अगला क्वेश्चन कि दो आवेश के बीच की दूरी। अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया पिछले बार, ठीक है। दो आवेशों के बीच की दूरी 3 गुना कर देने पर उनके बीच लगने वाला बल होगा, ठीक है। मतलब कि कुछ भी इसमें आपको दिया नहीं है और ऑप्शन में भी है, आप पहले से 3 गुना, पहले से 1/3 गुना, पहले से 9 गुना, पहले से 1/9 गुना, ठीक है। बस ये आपका ऑप्शन है और क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दो आवेश हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बीच की जो डिस्टेंस थी, जैसे मान लीजिए यहाँ रखे थे, तो जो आवेश लगा रहे थे, जो एक दूसरे पे बल लगा रहे थे, वही चीज कितना हो जाएगी अगर हम उनकी डिस्टेंस को 3 गुना कर दे। आवेश वही है, यानी कि Q1 और Q2 की वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो रही है, बस आपका चेंज क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है, बस चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो अगर जब वो 3 गुना नहीं किया गया था, तब उस पर फोर्स कितना लग रहा था, ध्यान से देखिएगा। अगर हम मानते हैं कि तब उस पर फोर्स F1 लग रहा था, समझिएगा, F1 फोर्स लग रहा था, तो F1 बराबर क्या आएगा आपका, Q1 Q2, ठीक है। क्या आएगा आपका, मतलब Q1 और Q2, और यहाँ पर अपॉन में मान लीजिए कि हम मानते हैं कि स्टार्टिंग में उसमें R1 रहा होगा, मतलब रेडियस जो रही होगी R रही होगी या फिर R1 रहा होगा, जो भी रहा होगा, ठीक है, इतना रहा होगा, ठीक है। तो R रहा होगा, मान लीजिए कि मतलब कि जो स्टार्टिंग में बल लग रहा था वो हमने माना कि F होगा, और उसमें जो पहला वो होगा आपका आवेश, वो Q1 होगा, दूसरा आवेश Q2 होगा, और उसके बीच की डिस्टेंस कितनी रही होगी, शुरू में R रही होगी, और यहाँ पर A से मल्टीप्लाई किया गया था, ये शुरू में था। अब जब हमने उसको 3 गुना बढ़ा दिया, उसकी सॉरी यहाँ पर स्क्वायर लगाना है, ठीक है। जब हमने उसकी बीच की डिस्टेंस को कितना बढ़ा दिया, 3 गुना बढ़ा दिया, तब उस पर फोर्स कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, तो हमने उसको F2 कहा, और A की वैल्यू तो वही रहेगी। और कहा है कि Q1 और Q2 में कुछ चेंजेस कहा है क्या, ऐसा कहा है क्या कि जो उसका पहला आवेश है उसको हमने 3 गुना कर दिया, जो दूसरा आवेश उसको 5 गुना कर दिया, ऐसा कहा है क्या, नहीं कह रहा है। तो जो नहीं कह रहा है वो मतलब सेम है, तो ये दोनों नहीं चेंज हुए, तो Q1 और Q2 ही रहेंगी। बस चेंज आपका केवल डिस्टेंस हुआ है। ये कितना गुना हो गया है, अगर पहले R था तो बाद में जब 3 गुना कर दिया गया तो 3R नहीं हो जाएगा, 3R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब यहाँ पर R ना रख करके हम 3R रखेंगे कि नहीं रखेंगे, और इसका स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलिए, करेंगे ना। चलिए तो अब अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये A इंटू यहाँ से Q1 और यहाँ से Q2, और इस चीज को करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से टोटल R स्क्वायर, मतलब ऐसे आएगा 9 और इंटू में R स्क्वायर, ठीक है। अगर हम चाहें तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि R स्क्वायर और यहाँ पर अपॉन में
9, मतलब कि 9 को हमने अलग कर दिया, 1/9 को अलग कर दिया। इतना लिख सकते नहीं लिख सकते, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। चलिए अब यही चीज अगर हम यहाँ से फिर से देखना चाहें, यही चीज पूछ रहा है कि जब हमने 3 गुना कर दिया तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, पहले से 3 गुना, पहले से इतना गुना, पहले से इतना गुना, पहले से इतना गुना। तो पहले क्या था, पहले F1 था, तो यहां पर क्या हम इसके जगह F1 रख सकते हैं। देखिए F1 की ही तो वैल्यू आपको दिख रही है, तो यहां पर हम F1 रख सकते हैं और इंटू में यहाँ पर 1/9। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई मतलब गुना होता है, गुणा यानी कि गुना, ठीक है। तो जो अब बल लग रहा है, यही तो बल लग रहा है बढ़ाने के बाद 3 गुना, तो 3 गुना बल लगाने के बाद F2 लग रहा है। और F2 को अगर हम देख रहे हैं तो अगर हम इसके हिसाब से देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि पहले वाले के 1/9 गुना हो गया है। देखिए 1/9 गुना हो गया है, कहने का मतलब है कि वो कम हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो 1/9 गुना हो गया है पहले वाले के, ठीक है, पहले वाले के कितना हो गया है, 1/9 गुना हो गया है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब इसी में एक क्वेश्चन हम आपसे कहते हैं कि हम आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर आवेशों को इसी में इस क्वेश्चन को ऐड कर लीजिएगा, आप सॉल्व करके बताइएगा। आवेशों को 3 गुना, दोनों आवेशों को ध्यान रखिएगा, दोनों आवेशों को 3 गुना तथा दूरी को आधा यानी कि 1/2, ठीक है, आधा कर दिया जाए तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको बताना है कि पहले का कितना गुना हो जाएगा, ठीक है, पहले का कितना गुना हो जाएगा आपको बताना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका है कि दोनों आवेशों को अगर 3 गुना कर दिया जाए और दूरी को आधा गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम आपको बता दें ये क्वेश्चन क्या, ठीक है। चलिए बता देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन बता देते हैं फिर आपको दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, क्योंकि जानना जरूरी है, हो सकता है बहुत बच्चे ना कर पाए तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो देखिए जब कहा जाए कि इसको आवेशों को 3 गुना कर दिया गया तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर पहले इतना था, देखिए पहले ये चीज इतनी थी पहले, अब ये क्वेश्चन हटा दीजिए, ठीक है। अब जो सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं नीचे वाले के लिए, ठीक है, नीचे वाले के लिए। तो अब देखिए पहले हमने माना कि F1 था, तो F1 में सब कुछ नॉर्मल था, कुछ दिक्कत नहीं थी, हमने सब कुछ वैसे ही रखा जैसे रखना था, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर हमने देखा कि उसको 3 गुना बढ़ा दिया गया, इसको आधा कर दिया गया, तो 3 गुना अगर आप इसको बढ़ाएंगे पहली वाली को, देखिए मतलब कि पहले आवेश को 3 गुना बढ़ाएंगे तो वो अब Q1 ना रह करके 3Q1 हो जाएगा, और दूसरी वाली Q2 ना रह करके 3Q2 हो जाएगी, ठीक है, Q2 है ना, क्यूट है क्या ये Q2, ठीक है। चलिए तो ये आपका Q2 हो जाएगा, और आपकी जो दूरी थी अब वो कितना हो जाएगी, दूरी आपकी जो R थी वो R/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी, R/ यहाँ पर 2 हो जाएगी और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप जब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आपकी वैल्यू A की जगह तो A ही आ रही है, और Q1 मान लीजिए Q और Q2 का अलग कर दें, इन तीनों मतलब इनका जो नंबर वाला मल्टीप्लाई है उसको उधर लिखते हैं, तो इसको अगर इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे तो ये आपका आएगा टोटल, मतलब मल्टीप्लाई करके इधर आएगा 3 त्रिक का 9, देखिए 3 त्रिक का 9 आ रहा है, और नीचे वाला अगर आप देखेंगे तो ये आपका आ रहा है R का स्क्वायर और बटे में यहाँ पर 4, ठीक है। और ये जो 4 है अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर घूम के चला जाएगा, मतलब कि अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो R2 आपका मतलब R स्क्वायर, सॉरी R2 नहीं, R स्क्वायर नहीं रहेगा, 4 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर ये 4 होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये टोटल इसको हम 9 चौक 36 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 36 लिख सकते हैं। तो F2 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि यही वैल्यू ये है, देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम F1 × 36 लिख सकते हैं। तो अगर हम ये चीज करते हैं कि उसके हम आवेशों को 3 गुना बढ़ा दें, मतलब 3 गुना इसको भी 3 गुना उसको, दोनों को, ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर उसके लगने वाले बल को आधा कर दिया जाए, मतलब सॉरी बल नहीं, उसके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो यहाँ पर जो बल अब लगेगा पहले बल के 36 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका 36 गुना हो जाएगा।
बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अब इसी चीज को आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर आप कर लीजिएगा कि इसको अगर हम 2 गुना कर दें और इसकी डिस्टेंस को कहा गया आधा ना करके इस डिस्टेंस को 1/3 कर दें, तब इस पे क्या लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए इतनी मेहनत करके आपको सब कुछ बताते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ते नहीं है ना, तो फिर लगता है कि यार किसके लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, पढ़ाई करके आपको एग्जाम को क्रैक करना है, निकालना है। अंडरस्टैंड ना, समझा कीजिए यार। चलिए हर चीज हर चीज यहाँ जो लोग दे रहे हैं आपको, वो किसी ना किसी चीज की वजह से दे रहे हैं भाई। इन्हीं तरीकों की क्लासेस के लिए आपको पैसे लिए जाते हैं, हजार रुपए लिए जाते हैं। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करने जाएंगे तो आपको वहाँ पर सुनने को आया कि लगभग 5,000 से 8,000 तक या फिर 10,000 तक इस तरीके से फीस ली जाती है। तो इस तरीके से जब आपको दिया जा रहा है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए डायग्राम बना करके है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। ठीक है, चलिए तो ये आ गया। इसमें क्या है, इसमें है कि एक पॉइंट ये है बी और एक पॉइंट है ये ए, ये ए है और यहाँ पर ये सी है। ठीक है, ए बी सी है और यहाँ पर एक इस पॉइंट पर एक यहाँ पर क्या रखा गया है, आवेश रखा गया है जिसका है प्लस क्यू, और यहाँ पर भी एक आवेश रखा गया है, ये भी क्या है प्लस क्यू, और यहाँ पर भी एक आवेश रखा गया है माइनस क्यू। आप सोचेंगे यार प्लस क्यू इसमें भी होगा, लेकिन माइनस क्यू हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो त्रिभुज आपको दिख रही है समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। आपसे पूछा है कि बी तथा सी द्वारा ए पर लगने वाले बल के बीच कोण। अब आप सोचेंगे कि यार कोण कहाँ से आ गया, ये कोण कहाँ से आ गया भाई, अभी तक तो हमने कोण एंगल के कोई फॉर्मूला ही नहीं देखा, लेकिन ये कोण कहाँ से आ गया, तो कुछ भी आ सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो देखिए इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग तो हर जगह लगाना पड़ेगा। कहा है कि बी तथा सी द्वारा ए पर लगने वाले, ए कहां पर है, ए यहां पर है, ए यहां पे, तो ए का जो यहां पर आपको दिख रहा है, जो आपको यहां पर इसका आवेश दिख रहा है, दैट इज प्लस Q1, मतलब Q या फिर Q। तो यहां पर ये Q जो है, तो इस पर ये भी आवेश लगा रहा होगा, मतलब फोर्स लगा रहा होगा, ये भी फोर्स लगा रहा होगा। ये कैसा फोर्स लगा रहा होगा, ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस प्लस कैसा आवेश लगाते हैं भाई, प्लस प्लस उसको दूर भगाने की कोशिश करता है। मतलब कि ये चीज का अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो ये इसको जो ये बी वाला है इसको इधर की तरफ ठेलने की कोशिश कर रहा होगा, इधर की तरफ ठेलने की, और वो वाला इसको इधर ठेलने की कोशिश कर रहा होगा। सही बात है, सही बात। क्यू मतलब कि यहाँ पर जो सी है वो माइनस क्यू है और यहाँ पर ये एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे होंगे, यानी कि ये इधर की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, और ये इधर की तरफ जा रहा होगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इस पॉइंट पर देखेंगे तो आपको दो बल देखने को मिलेंगे, एक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ। तो यही पूछा है कि बी तथा सी द्वारा ए पर जो बल लग रहा है, तो बी द्वारा ये लग रहा है और सी द्वारा ये लग रहा है, तो लगने वाले बल के बीच का कोण, तो एक बल उधर एक बल इधर, इसके बीच का कोण ये वाला कोण ना। तो अब आप बताइए कि ये वाला कोण कितना होगा। अगर आप ये नहीं बता पा रहे तो फिर आपने बेसिक ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है। कैसे बताएंगे, समबाहु त्रिभुज है और त्रिभुज में एक चीज ये होती है कि अगर दो भुजा बराबर है ना, जैसे दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे। अगर त्रिभुज में तीन भुजा बराबर है, ये तीन भुजा बराबर है, तो तीनों कोण बराबर होंगे। समझ पा रहे हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, अभी ज्योमेट्री में सब पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज मतलब समान भुजाएं वाला त्रिभुज, तो सारी भुजाएं बराबर, तो सारे एंगल क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। और त्रिभुज के अंदर के एंगल का जो योग होता है टोटल, ठीक है, इसके अंदर का योग 180 होता है अंदर का।
ठीक है। तो तीन मिलकर के 180 बना रहे हो, तीनों बराबर बराबर है, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये 60 हो गया तो ये आप देख पा रहे हैं कि टोटल एक रेखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ऐसे यही एंगल हमको निकालना है और हमको पता है कि ये 60 है। देखिए इस चीज को देखिए यहाँ पे, और हमको पता है कि ये टोटल 180 होता है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर 180 डिग्री बनता है। जब ये 160 है तो 120 नहीं होगा, होगा ना बचवा, होगा, ये वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते चलो। चलिए हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन फिर से डायग्राम के लिए है। डायग्राम, डिंग 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 और डिंग, डी सी ए बी, यहां पर एक आवेश रखा है +3, यहां पर एक आवेश रखा है -5, यहां पर भी एक आवेश रखा है +3, यहां पर एक आवेश रखा है -5। ठीक है, और ऐसे क्रॉस में ऐसा बना हुआ है, भूत ऊत भगाने वाला ऐसा। यहां पर एक पॉइंट है, इसका नाम है O, यहां पर भी एक आवेश है +1। ठीक है, आपसे पूछा है कि O पर परिणामी बल, आपके ऑप्शन है 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 16 न्यूटन और NOT। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है। क्लियर है? तो अब इसको कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई। यहां पर एक आवेश रखा, देखिए आवेश यहां पर रखा हुआ है, यहाँ पर 5 जगह रखे हुए हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये आवेश पर ये चारों जो है अलग अलग तरीके का फोर्स लगा रहे होंगे, खींच रहे होंगे, कोई ठेल रहा होगा, है ना, धक्का मुक्की चल रही है। तो ये वाला क्या कर रहा होगा, इसको देखिएगा, समझिएगा, ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये उसको उधर भगाने की कोशिश कर रहा होगा, उधर आगो, इधर भगाने की कोशिश कर रहा होगा, और वो उसको उधर भगाने की कोशिश कर रहा होगा, ऐसे फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस, ये भी प्लस है, तो अब चाहे कोई कम है ज्यादा है उससे मतलब नहीं है, बस यहाँ पर ठेलने की कोशिश तो हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस, इधर माइनस, तो ये चाह रहा होगा कि ये चीज उधर की तरफ चली जाए, और ये चाह रहा होगा उधर की तरफ चला जाए। वही चीज इधर होगा, ये चाह रहा होगा उधर की तरफ जाने का, और वो उसको अपने तरफ खींच रही होगी। ठीक है, तो इधर अट्रैक्शन हो रहा होगा, इधर रिपेल हो रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सोचिएगा, अब बस एक एक पहले इसको देखिएगा और इसको देखिएगा। अब देखिए ये पॉइंट पर ये जो है, ये वाला इसको उधर की तरफ ठेलने की कोशिश कर रहा है, और ये वाला भी इस पॉइंट पे इसको इधर की तरफ, मतलब दोनों का ऐसे मैच कर जाएगा, मतलब ये जितना इधर लगा रहा है, इतना इधर लगा रहा है, दोनों ऐसे फोर्स मैच कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है, इसका और इसका बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे का अपोजिट यहीं पर आ रहा है। तो अब ये भी 3, देखिए 3 है और ये भी 1 है, तो ये दोनों कितना लगा रहे होंगे, बराबर बराबर लगा रहे होंगे कि नहीं लगा रहे होंगे, लगा रहे होंगे, है ना, तो बराबर बराबर लगा रहे होंगे, तो वो आपस में कट जाएगा, तो इसका वाला ये कट कर देगा। कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि ये बीच वाला आवेश है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये दो है, ये बीच वाला आवेश है काला काला, है ना। अब इस पे देखिए 2 तरीके के फोर्स लग रहे हैं, एक इस अभी गिर जाएगा तो फिर नुकसान हो जाएगा, सॉरी, दूसरी चीज लाते हैं जो नुकसान ना हो इससे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आवेश है, ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ से इसमें फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो अब इस दोनों तरफ से बराबर फोर्सेस लग रहे हैं, तो इस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो परिणामी हमसे पूछा है, परिणामी बल कितना होगा। ठीक है, हमसे रिजल्टेंट पूछा डायरेक्ट, तो हमको ये मतलब नहीं कितने लग रहे हैं, बस लास्ट में उस पर कितना होगा वही पता करना है। तो ये एक दूसरे को कट कर देगा, तो ये दोनों तो गए, ये दोनों तो गए। ठीक है, एक दूसरे को, वही चीज इधर भी है, 5 इधर 5 इधर, तो अब ये इधर खींच रहा है, वो उधर खींच रहा है, तो अगर आप किसी चीज को सेम बराबर बल से खींचेंगे, देखिए अगर हम इसको एकदम बराबर बल से देखें, दोनों तरफ खींच रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये तरफ छोड़ेंगे देखिए इधर भाग जाएगा, लेकिन अगर हम दोनों से खींच रहे हैं तो फिर ये भी वही रहेगा, तो चाहे हम खींचे चाहे ठेले बराबर बराबर, तो फिर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर एक और तो है +1, तो +1 तो है बाबा, लेकिन अकेला वो क्या कर लेगा, अकेले पे थोड़ी ना लगता है बल, बल किस पे लगता है, जब 2 आते हैं तब एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है,
तो यहाँ पर इस पर कुछ नहीं होगा। तो क्या 3 न्यूटन होगा, 6 न्यूटन, 16 न्यूटन, 5 न्यूटन? नहीं होगा। कितना होगा इस पे? 0 न्यूटन का बल लग रहा होगा। 0 ऑन, ओ माय गॉड, ये तो 0 न्यूटन ऑन हो जा रहा है ना। लेकिन आप ऐसे लिखेंगे 0 न्यूटन, हिंदी में लिखेंगे, ट बना लीजिए, ठीक है। तो NOT हो जाएगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? कॉन्सेप्ट समझ गए इसका? इस तरीके क्वेश्चन अगर आया, घुमाने की कोशिश किया तो कर पाएंगे, ठीक है। घूमिएगा नहीं, करके आना है आपको, ठीक है। सिलेक्शन लेना है सबको। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद क्लास ओवर हो जाएगी और आप भी मौज कीजिए, फिर हम भी मौज करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 माइक्रोन और 5 माइक्रोन के 2 आवेश एक दूसरे के पास में रखे जाते हैं। एक लिख देते हैं, थोड़ा लगेगा भौकाली क्वेश्चन है, नहीं तो फिर कहेंगे अरे ये तो चुटकियों में सॉल्व हो गया, ठीक है। 5 माइक्रो कूलाम, ठीक है। ये माइक्रो कूलाम होता है कि 2 आवेश एक दूसरे के पास रखे जाते हैं, उनके ऊपर लगने वाले बलों का अनुपात होगा, ठीक है। मतलब कि रेशियो लिख देते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी है। चलिए तो देखिए क्या है कि यहाँ पर 1 माइक्रो कूलाम का और यहाँ पर 5 माइक्रो कूलाम का दोनों समान समान यहाँ पर बल है, प्लस में है, पॉजिटिव के हैं, ठीक है। तो अब क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं, तो पूछा रहा है उनके ऊपर लगाने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। मतलब जैसे ये एक माइक्रो कूलाम है, ये 5 है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा कुछ ना कुछ, इसको ठेलने की कोशिश कर रहा होगा क्योंकि प्लस प्लस के हैं, तो दोनों दूसरे को ठेलने की कोशिश करेंगे। तो ये कितना लगा रहा होगा और ये कितना लगा रहा होगा, तो दोनों का बल आप निकालिए और उसका रेशियो निकालिए। तो दोनों का जब आप बल निकालेंगे, जैसे कि ये जितना लगा रहा होगा +1 वाला और जितना +5 वाला देखेंगे, तो दोनों सेम होगा, तो इन दोनों का रेशियो हमेशा 1:1 आएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से पूछे कि 2 बल हैं, मतलब कि 2 यहाँ पर आवेश हैं जो एक दूसरे के ऊपर इतना इतना लगा रहे हैं, ठीक है, आवेश लगा रहे हैं, तो उसमें जो है उनका रेशियो क्या होगा, तो हमेशा वो 1:1 होता है, ठीक है। या फिर कभी आपसे ये पूछ ले या फिर ये कह दे कि जो है 2 हमारे पास क्या है, आवेश है, एक है, एक 5 है, ठीक है। ये दोनों मिल करके, जैसे कि ये दोनों रखे हुए हैं,